कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास में हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश को। लास्ट हमने पढ़ा था गुलाम वंश, उसको थोड़ा सा रिवीजन दे देते हैं। क्विक रिवीजन देने के लिए हम आपको एक चीज बताते हैं। गुल खिले तो सलाम हमने पढ़ा ही था। उसमें जो गुलाम वंश था उसके प्रथम जो शासक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक उनके प्रथम शासक थे। अगर बात की जाए अंतिम की तो क्यूमर्स उसके अंतिम शासक थे। अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश को पढ़ने के लिए आप सभी रेडी हो जाइए, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। तो खिलजीज में आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनका कार्यकाल कब रहा। 1290 से लेके 1320 तक इनका कार्यकाल रहा था। जो खिलजीज हैं इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 1290 से लेके 1320 तक राज किया था। अगर वहीं बात की जाए पहले संस्थापक की, इनका संस्थापक कौन था? तो जो इनका फाउंडर था उसका नाम क्या था? जलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखेंगे जलाउद्दीन खिलजी कौन था? इनका फाउंडर था। अगर आप बात की जाए कि जलाउद्दीन खिलजी को किसने बनाया था फाउंडर, तो जो अमीर और धार्मिक लोग थे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अमीर और धार्मिक लोग थे, उन्होंने किसकी हत्या करवाई? क्यूमर्स की हत्या करवाकर उन्होंने जलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली की गद्दी सौंप दी। और यहीं से कौन से वंश की शुरुआत हो गई? खिलजी वंश की शुरुआत हो गई। और जलाउद्दीन ने सबसे पहला काम क्या किया था? जैसे वो दिल्ली की गद्दी पे बैठे उन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई जिसका नाम था किलाकोरी। अपनी राजधानी कौन सी बनाई? अगर बात की जाए खिलजीज की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो थी किलाकोरी। किलाकोरी इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। 1290 से लेके 1296 लगभग 6 वर्षों तक इन्होंने राज किया दिल्ली पे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी, जो इनके भतीजे भी थे और दामाद भी। दामाद और भतीजे थे, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, दामाद और भतीजे थे किसके? जलाउद्दीन खिलजी के। जलाउद्दीन खिलजी के भतीजे ने ही उनकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर क्या किया? दिल्ली की गद्दी पर अपना राज कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने सबसे पहले आते ही जैसे हत्या की अपने आप को एक उपाधि दे डाली जिसका नाम था सिकंदर सानी। उन्होंने अपने आप को दूसरा सिकंदर घोषित कर दिया था। सिकंदर सानी की उपाधि स्वयं को दे डाली अलाउद्दीन खिलजी को ने अपने आप को। उसके बाद 1298 की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक युद्ध जीता गुजरात में। गुजरात, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, गुजरात में उन्होंने राजा करण देव को हराया 1298 में। और 1302 में चौतर के राजा राणा रतन सिंह को हराकर जो रानी पद्मावती की चक्कर में जो इन्होंने युद्ध लड़ा था वो चौतर का युद्ध था और राणा रतन सिंह को इन्होंने हराया था। उसके बाद 1307 में देवगिरी पर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। डायरेक्टली ये नहीं लड़े थे उस लड़ाई में, इनका सेनापति था। इनके सेनापति का नाम आप सभी ध्यान रखेंगे, मलिक काफूर। मलिक काफूर। आपने वो मूवी जो पद्मावत मूवी है उसमें भी ये देखेंगे, जो रणवीर सिंह की मूवी है उसमें मलिक काफूर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो इनके सेनापति रहे थे मलिक काफूर, उन्होंने देवगिरी को जीतकर किसे दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। लगभग पूरा दक्षिण जीतकर मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। इसीलिए मलिक काफूर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की तो मलिक काफूर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। एक चीज हमने लास्ट की क्लास में पढ़ी थी वो थी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मैंने आपको पढ़ाया था। अमीर खुसरो किसके समय में दिल्ली सल्तनत आए थे? बलबन के समय में। मगर ऐसे अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे अमीर खुसरो। दरबारी कवि किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। तो ये अमीर खुसरो और मलिक काफूर को आप ध्यान में रखेंगे कि मलिक काफूर जो थे ये इनके सेनापति थे और जो अमीर खुसरो थे ये इनके दरबारी कवि थे। और इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, इन्होंने क्या किया था? मिलिट्री रिफॉर्म। इन्होंने अपनी जो सेना थी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए थे। इन्होंने दागो चेहरा एक्ट लागू किया था। उसमें क्या रहता था? जो इनकी सेना थी, इनके जो घोड़े थे उनको नगद वेतन दिया जाता था। जो नगद वेतन दिया जाता तो
जो सिपाही थे हमारे, उनका हुलिया लिखने की जो प्रथा थी वो किसने शुरू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू करी थी। कोई भी सैनिक आकर दुगना वेतन ना ले जाए, इसलिए उन्होंने उनकी हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। अगर उसके बाद बात की जाए दागो चेहरा एक्ट में क्या होता था, जो घोड़े होते थे उनपे मोहर लगा दी जाती थी, उनको दाग दिया जाता था और उनके नाम का जो भी इन्हें पैसा मिलता था या कुछ चीजें मिलती थी वो इजीली मिल जाती थी। उसके लिए दो बार भ्रष्टाचार या कोई चालाकी नहीं की जाए सैनिकों के द्वारा, इसलिए ये चीज इन्होंने शुरू करी थी। मिलिट्री रिफॉर्म के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी वो ये की थी, दागो चेहरा एक्ट, और सैनिकों को हुलिया जो लिखने का काम किया था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। वहीं अगर बात की जाए मार्केट रिफॉर्म की, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था इन्होंने जो मार्केट में आके लोग सामान बेचते थे, जो मंडियां होती थी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, कोई भी लूटपाट ना की जाए, बड़े बड़े व्यापारी आकर गरीब लोगों को ना लूटे, उसके लिए एक मार्केट रिफॉर्म बनाए थे, अलग अलग रूल बनाए थे। इसके लिए इन्होंने एक पॉलिसी शुरू की थी जिसमें शरीर का उतना मांस का हिस्सा काट लिया जाता था जितना अगर कोई व्यापारी किसी भी चीज में किसी भी दाम में ऊपर नीचे करता था। मान लो कि 1 किलो की जगह किसी ने 900 ग्राम कोई चीज दी है, तो उस व्यापारी के शरीर से 100 ग्राम का मांस काट लिया जाता था। इस प्रकार की पनिशमेंट्स इनके द्वारा दी जाती थी, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार पे काफी हद तक कंट्रोल किया गया था। और बात की जाए इतिहास में जो इन्फ्लेशन कंट्रोल किया गया था, इन्फ्लेशन कंट्रोल जो किया गया था वो भी किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा किया गया था। तो ये पूछ लिया जाता है इतिहास में जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी किसके द्वारा शुरू की गई है, और सिकंदर सहानी किसका नाम है, ये चीज अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही जाएगी। इन्होंने खुम्स नाम का कर भी वसूला और एक भू राज्य सभ्य को भी इन्होंने क्या किया? वसूला था। तो अगर बात की जाए भू स्वराज की, तो उन्होंने आधा जो उपजाऊ जमीन थी उसके आधे हिस्से का जो टैक्स लिया जाता था, जमीन जितनी भी फसल होती थी उसका आधा हिस्सा आपको राजा को देना होता था। तो इसलिए क्या है कि इन्होंने इस कर को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से लोगों ने इनके खिलाफ विरोध भी किया था, परंतु राजा था तो इनको इतना टैक्स मिल ही जाता था। अगर बात की जाए खुम्स की, तो ये भी एक प्रकार की क्या था? टैक्स ही था। ये था लूट का धन। इस टैक्स को कहा जाता है लूट का धन। अगर बात की जाए लूट के धन की, तो कोई भी अगर सेना गई है, अगर अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं भी लूटपाट की है, उसका जो लूट का धन था उसको कैसे वितरण होता था, उसका कैसे डिवीजन होता था, उसमें क्या रहता था कि जो पहले ये क्या करता था, अलाउद्दीन खिलजी को आधा हिस्सा दिया जाता था, फिर इन्होंने 3/4 हिस्सा अपने आप को दिया और 1/4 किसको दिया जाता था? इनकी सेना को दिया जाता था। जो भी लूट का धन आता था उसका 3/4 भाग जो था वो अलाउद्दीन खिलजी अपने पास रखता था और 1/4 भाग सेना को दिया जाता था। तो ये भी एक टाइप का कर है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही चलाया गया था। तो ध्यान रखेंगे कौन से 2 टैक्स हैं, खुम्स और भू स्वराज्य, दोनों ही टैक्स किसके द्वारा चलाए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब इसके बाद बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, मगर जो अगला राजा था जिन्होंने दिल्ली की गद्दी संभाली, उनका नाम था मुबारक खिलजी। ध्यान रखेंगे ये नाम। ये बहुत ही रंगीन किस्म के, रंगीन मिजाज के पर्सनैलिटी थी। क्या करते थे, इनको महिलाओं और पुरुषों का साथ बड़ा अच्छा लगता था। ये दरबार में नाचने लग जाते थे, कई बार स्त्रियों के वस्त्र पहन के दरबार में पहुंच जाते थे। बहुत ज्यादा कंट्रोलेबल राजा तो नहीं थे, मगर एक इम्पोर्टेंट नाम कह सकते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी आए थे। और अगर बात की जाए अंतिम शासक की, अगर अंतिम शासक पूछा जाएगा खिलजी वंश का, तो आप सभी को ध्यान रखना है नसरुद्दीन खुसरो शाह। ये नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये अंतिम शासक थे, अंतिम शासक खिलजी वंश के। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि पूरी दिल्ली सल्तनत में जो एकमात्र हिंदू शासक था
वो कौन थे? यही थे, नसरुद्दीन खुसरो शाह एकमात्र हिंदू शासक थे। तो ध्यान रखेंगे, हमने अभी खिलजी वंश पढ़ा है, इसके संस्थापक थे जलाउद्दीन खिलजी। इनकी हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी जो इनके दामाद और भतीजे थे, उन्होंने राज हड़प लिया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को जो उपाधि दी वो सिकंदर सानी की उपाधि दी। 3 इंपॉर्टेंट जो लड़ाइयां हमने डिस्कस की हैं, गुजरात, चौतर और देवगिरी की, वो आपके सामने है। इनका सेनापति था मलिक काफूर। अगर बात की जाए दरबारी कवि की तो अमीर खुसरो को भी आप भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने जो अपने टाइम पीरियड में काम किया वो है दागो चेहरा एक्ट, नगद वेतन देने का काम इन्होंने ही शुरू किया था। सैनिकों का हुलिया लिखने का काम भी इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। अगर बात की जाए बाजार को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 2 ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया था। उन ऑफिसर्स का नाम है शहना मंडी, शहना मंडी, और दूसरा नाम है बरीद ए मंडी, बरीद ए मंडी। ये 2 ऑफिसर्स इन्होंने अपॉइंट किए थे। शहना मंडी में क्या होता था कि अगर कहीं भी कोई भी इनके मार्केट में जाकर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार की चालाकी कर रहा है, कोई व्यापारी अगर लूटपाट कर रहा है, तो ये क्या करते थे, उस मंडी में जाके सादे वस्त्रों में घूमते थे और जहां भी कहीं इस प्रकार की कोई घटना हो रही थी वहां पे जाकर उस चीज पे रोक लगाने का काम होता था। बरीद है मंडी, बरीद का मतलब होता है गुप्तचर। ये कई बार ये खुद गुप्तचर के रूप में मार्केट में पहुंच जाते थे, सादे कपड़ों में पहनकर, सादे कपड़े पहनकर मार्केट में जाते थे, व्यापारियों से तोल भाव करते थे। अगर किसी प्रकार का कोई भी भाव में ऊंच नीच मिलती थी तो ये वहीं उन्हीं को उसी समय पनिशमेंट दे देते थे। किस प्रकार की पनिशमेंट हमने पढ़ी थी? मांस का टुकड़ा काटने वाली पनिशमेंट भी इनके द्वारा ही दी गई है। सबसे पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल का पॉलिसी किसने शुरू किया था? वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 2 प्रकार के टैक्स हमने पढ़े हैं, खुम्स और भू राजस्व के बारे में हमने जो पढ़ा है वो 1/4 और 3/4 लेना शुरू कर दिया था। तो इसी के साथ खिलजी वंश का हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश को। चलिए अब पढ़ते हैं हम तुगलक वंश को। अब तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1320 से लेके 1414 तक रहा है। जो तुगलक वंश थे इन्होंने सबसे लंबे समय तक दिल्ली पे राज किया। अब बात करते हैं तुगलक वंश के फाउंडर की। कौन थे वो पहले शासक जिन्होंने तुगलक वंश को बसाया था? दिल्ली में तुगलक को जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। जैसे कि आप देख रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो 1320 से लेकर 1325, लगभग 5 वर्षों तक इन्होंने दिल्ली पे राज किया। और ये किसके? तुगलक वंश के फाउंडर थे। इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करवाया। तो याद रखेंगे, नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? नहरों का निर्माण करवाने वाले पहले सुल्तान कौन थे? वो थे गयासुद्दीन तुगलक। अगर वही बात की जाए मैक्सिमम नहरें किसने बनवाई? वो थे फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखेंगे, इन 2 क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। वहीं अगर बात की जाए सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाने वाले राजा कौन थे, सुल्तान कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। अब इनके बारे में एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने अमीर लोगों की भूमियों को लौटा दिया था। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों को सजा के तौर पर या पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने उनकी जो जमीन थी, भूमि थी, उनको हथिया लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। और जैसे ही तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक आए, इन्होंने वो अमीरों की भूमि उन्हें वापस लौटा दी, जिसकी वजह से अमीर लोग इनके फेवर में भी हो गए थे। और बात की जाए तुगलकाबाद की, तुगलकाबाद को शहर को बसाने वाले राजा भी कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक ही थे। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है तुगलकाबाद किसके द्वारा बसाया गया है, तो आप किसके साथ जाएंगे? गयासुद्दीन तुगलक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वहीं अमीरों को की भूमि लौटाने वाले शासक का नाम पूछ लिया जाए तो भी गयासुद्दीन तुगलक। पहला सुल्तान जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया वो भी कौन रहे हैं? वो भी गयासुद्दीन तुगलक ही रहे हैं। अब इनकी मृत्यु की बात की जाए, कहाँ कैसे हुई इनकी मृत्यु?
ये युद्ध लड़कर आ रहे थे, जैसे ही वापसी से युद्ध से वापसी आ रहे थे अपने महल की तरफ, रास्ते में जूना खां के द्वारा बनाया गया एक लकड़ी का महल था, जिसके नीचे दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखेंगे जूना खां कौन थे? जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का ही दूसरा नाम था जूना खां। जूना खां के द्वारा बनवाया गया जो ये लकड़ी का महल था, इसके नीचे दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखेंगे, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इन्हें जानबूझ के वहां मरवाया गया था, ये एक साजिश के तहत यहाँ लकड़ी के महल के नीचे दबकर मर गए थे। तो ठीक है, इसी के बाद क्या पढ़ेंगे? गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत योग्य शासक थे। वैसे तो बहुत पढ़े लिखे भी थे, बहुत ज्यादा पढ़ाई इन्होंने की हुई थी, परंतु इन सब चीजों के बावजूद इन्हें पागल, सनकी और असफल सुल्तान कहा गया। उसका कारण था, उनके पीछे काफी कारण थे जिनको हम पढ़ेंगे। इन्होंने 1325 से लेकर 1391 तक शासन किया दिल्ली पे, परंतु ये बहुत ज्यादा विद्वान और योग्य होने के बावजूद इतना ज्यादा लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए और इन्हें पागल, सनकी और असफल सुल्तान ही घोषित कर दिया गया था लोगों के द्वारा। इन्होंने एक जो इम्पोर्टेंट काम किया था, जो सबसे अच्छा काम किया था, वो था सती प्रथा। दिल्ली सल्तनत में पहला वो सुल्तान जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट चीज है। सती प्रथा को समाप्त करने वाले पहले राजा का नाम क्या है? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले इन्होंने किया था। इनके बाद मुगल्स आए थे, जैसे हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, ये सब मुगल्स थे जिन्होंने क्या किया था? सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की थी, परंतु सबसे पहले समाप्त करने वाले कौन थे? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। और अंत में किन्होंने किया था? विलियम बेंटिक की मदद से। विलियम बेंटिक की मदद से क्या होगा था? पूर्ण रूप से सती प्रथा को भारत से हमेशा के लिए खदेड़ दिया गया था। और अगर बात की जाए पहली बार सती प्रथा को समाप्त करने का किसने काम किया था? वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखेंगे, एक अच्छा काम जो इन्होंने अपने कार्यकाल में किया था वो यही था कि सती प्रथा पे इन्होंने काम किया था। अब जो इन 5 महत्वपूर्ण योजनाएं, 5 योजनाएं थी जो इनकी असफल हो गई थी, जिनके असफल होने के कारण इन्हें पागल, सनकी और असफल सुल्तान कहा गया, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम तो क्या था? इन्होंने अपनी राजधानी बदल दी। सबसे पहले इन्होंने राजधानी बदली। इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से अपनी राजधानी क्या कर दी? दौलताबाद, जिसे उस समय देवगिरी भी कहा जाता था। इन्होंने सोचा कि मैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों को कंट्रोल करने के लिए कहीं एक बीच में मुझे अपनी राजधानी बनानी चाहिए। बार बार अरब की तरफ से भी अटैक हो रहे थे, तो दिल्ली को अटैक से बचाने के लिए इन्होंने सबसे पहले आते हैं दिल्ली से अपनी राजधानी किसको बना दिया? दौलताबाद। तो दौलताबाद को जैसे ही किया, उधर से अरबों ने दिल्ली पे अटैक कर दिया और इधर से ये साउथ को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। इनके अपने लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया था। जब ये लोग दिल्ली से दौलताबाद के लिए निकले, तो जब ये दौलताबाद पहुंचे थे तो इनके साथ जितनी सेनाएं थी उनमें से कोई भी नहीं था। वापसी में से सभी लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया था। और ये जो इनकी सबसे पहली गलती, जो राजधानी बदलने की, ट्रांसफर करने की, कैपिटल को इन्होंने जो ट्रांसफर किया, वो बहुत ही गलत इनका फैसला था। तो पहली गलती। इसके बाद इन्होंने जो दूसरी गलती की अपने शासन काल में, वो थी टोकन करेंसी। जो टोकन करेंसी थी उसको ही बदल दिया, जो करेंसी थी उसको बदल डाला। इन्होंने क्या किया? जो हमारे इल्तुतमिश के समय से टंका और जीटल चल रहे थे, उनको इन्होंने बदलकर कहा कि आप मेरे पास तांबे के सिक्के ले आए और इसके बदले सोने और चांदी के सिक्के ले जाए। इन्होंने अपनी जो करेंसी बदली, तो लोगों ने क्या किया? उनके घरों में जो तांबे के बर्तन थे, पीतल के बर्तन थे, उनको ही रातों रात सिक्कों में बदल लिया और राजा के राजकोष में सबमिट करवा गए और बदले में सोना और चांदी ले गए, जिसकी वजह से इनका पूरा घाटा हो गया और पूरे जो इनका राजकोष था पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। अब इसके बाद इन्होंने जो तीसरी गलती कही, तीसरी गलती जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गलती थी, जो आज के टाइम में खुरासान कहाँ है? अफगानिस्तान में है आज के समय में। इन्होंने क्या किया?
जो ये अरब थे, मुगल्स थे, सब कहाँ आते थे, ये लूटने के लिए आते थे। और इन्होंने जो सबसे पहले क्या काम किया, अपनी सेना को तैयार किया कि मैं अपनी सेना को तैयार करूंगी और अगली बार जो खुरासान आएंगे, अफगानी आएंगे, अफगान की तरफ से जो लूटने आते थे भारत को, वो लोग इस बार भारत आएंगे तो उनपे हम पहले अटैक कर देंगे। और हुआ क्या, इन्होंने पूर्ण रूप से अपनी तैयारी कर ली थी। इनके साथ कुछ राजा और मिले हुए थे भारत के ही, दक्षिण भारत के। उन लोगों ने अंतिम समय में इनका साथ छोड़ दिया और पूरी सेना को अंतिम समय में भंग करना पड़ा। पूर्ण रूप से इन्होंने खर्चा किया, पूरी सेना तैयार की, सेना को तैयार करके बिल्कुल मैदान में खड़ा कर रखा था कि क्या हुआ, इनके जो साथ में और जो लोग थे उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और सेना को भंग करना पड़ा। और एक बार फिर से खुरासान लोग, जो अफगान के लोग थे, उन्होंने आकर इनको अटैक कर दिया और लूट कर फिर से चले गए। इनकी जो चौथी गलती थी, डेक्कन। डेक्कन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, उस समय काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड थी, बहुत उपजाऊ भूमि थी वहां की। और इन्होंने क्या किया, वहां का लैंड रेवेन्यू, वहां का जो कर था, भू राजस्व था, उसको इंक्रीज कर दिया। परंतु हुआ क्या, उस समय उसी साल वहां पर अकाल पड़ गया और वहां के लोग भूख से मर रहे थे। और इधर से राजा ने वहां का लैंड रेवेन्यू, जो टैक्स था, लैंड टैक्स था, उसको इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से लोग इनके विरुद्ध हो गए थे। तो लोग विरुद्ध हुए, 4 गलतियां। और जो अंतिम गलती थी, कराची बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी गलती जो इनकी थी वो ये थी, कराची में इन्होंने क्या किया था कि तिब्बत और चाइना के जीतने के बाद ये बोले, चलो हमने इतना एरिया तो जीत ही लिया, चलो कराची को जीतने चलते हैं। अपनी सेना को इतने समय से लेके गए हुए थे और जैसे ही सेना ने तिब्बत का एरिया जीता और उनको भूखे प्यासे ही कराची की ओर रवाना कर दिया। और कराची में इतनी ठंड पड़ती थी कि जो हमारे सैनिक थे, जितने सैनिक थे, उनके पैर गल गए थे, बहुत से सैनिकों के पैर गल गए थे, उनकी वहीं मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से पूरी सेना इनके खिलाफ हो गई थी। तो ये 5 योजनाएं थी जो असफल हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हें पागल सन की और असफल सुल्तान कहा गया था। कौन कौन सी थी, एक बार फिर से देख लीजिए। राजधानी को बदल दिया था, करेंसी बदल दी थी इन्होंने। खुरासान की जो सबसे बड़ी गलती हुई इनसे, कराची की गलती, और डेक्कन में जैसे ही इन्होंने टैक्स को बढ़ाया वैसे ही वहां पे सूखा और अकाल पड़ गया। तो ये 5 गलतियां इनकी लाइफ की बड़ी गलतियां थी, जिसकी वजह से लोगों ने इनको पागल और सन की राजा कहा। अगर बात की जाए इनके समय काल में, एक इम्पोर्टेंट नाम आया था, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, पूछ लिया जाता है इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो याद रखेंगे मोरक्को से आया था। ये मोरक्को का रहने वाला यात्री था। और किसके समय में भारत आया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आए। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो किताब लिखी है, उसका नाम आपके सामने है, रहला और सफरनामा, दोनों एक ही नाम है। सफरनामा या रहला नामक की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। ध्यान रखेंगे, काफी बार प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि सफरनामा या रहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है इब्न बतूता के समय। मोरक्को का यात्री था और इब्न बतूता जैसे ही भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या बनाया, इसे काजी बना दिया, धार्मिक गुरु की उपाधि दे दी। जैसे ही इब्न बतूता इनके दरबार में आया तो काजी का पद दे दिया गया था इब्न बतूता को, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और जो इनकी इंपॉर्टेंट चीज है जिन्हें हम डिस्कस करते हैं, ये था कि इन्होंने अपने जो दरबार में हिंदुओं को बड़े बड़े पद दिए हुए थे। इनसे हिंदू काफी खुश थे, इसलिए क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को बड़े बड़े पद दे दिए थे। इनके दरबार में ज्यादातर जो सैनिक थे या जो बड़े मंत्री थे वो सभी क्या थे, हिंदू थे। अगर बात की जाए, एक डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था, दीवाने कोही। दीवाने कोही क्या है, दीवाने कोही एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, जो बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े इनको क्या दिया जाता था, लोन दिया जाता था। कोई भी किसान थे, व्यापारी थे, जमींदार थे, उनको लोन दिया जाता तो उनके हक में फैसले लिए जाते थे। तो वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आते थे, दीवाने कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। और ये अपने दरबार में होली मनाते थे। तो हिंदू अगर इनके दरबार में ज्यादा थे तो ऑटोमेटिकली होली का त्योहार इनके दरबार में बहुत अच्छे से मनाया जाता था। अगर बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी सिंध में।
इनकी मृत्यु सिंध में तेज बुखार के कारण हुई थी। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनकी मृत्यु 1351 में सिंध में हुई थी। तो इसी के साथ हमने मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ लिया है। और अगर हम तुगलक वंश के एक अगले इंपॉर्टेंट राजा की बात करें तो वो है फिरोज शाह तुगलक, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी जल्दी से फिरोज शाह तुगलक को पढ़ते हैं। चलिए, पढ़ रहे थे तुगलक वंश। तुगलक वंश में जैसे ही मोहम्मद बिन कंप्लीट हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक की जैसे ही सिंध में तेज बुखार से मृत्यु हुई, तो फिर वहां कौन आए, उनके ही चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक। जो ये थे फिरोज शाह तुगलक, ये उनके ही चचेरे भाई थे। और जैसे ही सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई और इन्होंने अपने आप को वहां का दिल्ली का शासक घोषित कर दिया, वैसे ही दिल्ली की गद्दी का अगला जो उत्तराधिकारी था, इन्होंने अपने आप को स्वयं वहीं पर घोषित कर दिया। अब बात की जाए कि इनका कौन से दिल्ली सल्तनत के वो कौन से राजा थे, वो कौन से शासक थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। पहला कहाँ हुआ था इनका, सिंध में, जहां इन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया था। और दूसरा इन्होंने दिल्ली में आकर अपने आप का राज्याभिषेक करवाया था। तो देखिए कौन थे वो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नाम जो जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, पहला सिंध में, दूसरा दिल्ली में, वो थे फिरोज शाह तुगलक। जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो पहली बार नहरों का निर्माण करवाया था वो तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और अगर बात की जाए सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक का नाम आप भूलेंगे नहीं। फिरोज शाह तुगलक वो थे जिन्होंने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। अपने समय काल में इन्होंने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी करवाया है। तो ध्यान रखेंगे, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। उसी के साथ सबसे ज्यादा नहरें बनवाने का श्रेय भी किन्हें दिया जाता है, फिरोज शाह तुगलक को ही दिया जाता है। अब बात की जाती है कि इन्होंने अपने राजगद्दी में बैठते ही पहली स्टेटमेंट क्या दी। इनकी जो पहली स्टेटमेंट थी वो ये थी कि जो अब दिल्ली है वो किसके हिसाब से चलेगी, वो इस्लाम के हिसाब से चलेगी। जिसकी वजह से जितने भी कट्टरवादी लोग थे, कट्टर मुसलमान थे, वो क्या हो गए, वो इनसे खुश हो गए। इन्होंने जो पहली बात जो बोली वो यही थी कि जो दिल्ली है अब किसके हिसाब से चलेगी, इस्लाम के हिसाब से चलेगी। जिससे हमारे जितने भी कट्टर मुसलमान थे, कट्टरपंथी के लोग थे, वो खुश हो गए, वो राजा के फेवर में आ गए। अब एक बात और जो है वो ये है कि इनकी जो सरकार थी सबसे ज्यादा भ्रष्ट थी। इनके समय में सबसे ज्यादा दहेज प्रथा को बढ़ावा मिला था। इनकी सरकार के समय क्या होता था, जितने भी मंत्री थे वो सारे के सारे भ्रष्टाचार से लिप्त थे। तो दहेज प्रथा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि अब जितने भी टैक्स हैं, जितने भी कार्य होंगे हमारे, वो सब किसके द्वारा होंगे, वो इस्लाम या कुरान के मुताबिक लिए जाएंगे, उनके हिसाब से ही किया जाएगा। इन्होंने जो सबसे पहला काम, और ये करने के बाद दूसरा काम क्या किया, पहला काम तो इन्होंने ये किया ही था कि इस्लाम के हिसाब से चला दिया था सब कुछ। और दूसरा काम क्या किया था, वो किया था कि इनके समय में 33 टैक्स लिए जाते थे, 33 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। परंतु ये कट्टर मुसलमान थे, कुरान के मुताबिक इन्होंने उन 33 टैक्सेस को खत्म कर क्या कर दिया था, सिर्फ 4 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। और वो 4 प्रकार के टैक्स कौन कौन से थे, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। पहला टैक्स था खराज, जिसे लैंड टैक्स भी कहा जाता था। भूमि का 1/10 हिस्सा किसको दिया जाता था, राजा को दिया जाता था। जितनी भी उपज होती थी, जितनी भी फसल होती थी, उसका 1/10वां हिस्सा राजा को दे दिया जाता था। दूसरा जो टैक्स है वो कौन सा था, जजिया कर। जजिया टैक्स क्या था, सुरक्षा टैक्स था। ये एक प्रकार का, अगर आपको इनके राज्य में सुरक्षित रहना है तो आपको राजा को टैक्स देना होगा, आपको उन्हें पैसे पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग इनका विरुद्ध हो गए थे। और जो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, तो इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, मतलब जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो ये था कि जजिया कर ब्राह्मणों पे लागू करने वाला, ब्राह्मणों पे लागू करने वाला कौन सा राजा था। इन्होंने जो ब्राह्मण थे उन पे भी जजिया कर लागू कर दिया था, उनसे भी ये टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था। तो ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला राजा का नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखेंगे इस चीज का, सुरक्षा करता है एक प्रकार का ये। और जो तीसरा टैक्स था वो था
ज़काता, ये एक धार्मिक टैक्स था, हर प्रकार के धर्म के लोगों से लिया जाता था। जो उनकी इनकम थी उसका 2.5%, 2.5% उनसे राजा ले लेता था, राजा को देना होता था। उनकी जो टोटल नेट इनकम थी उसका 2.5% धार्मिक या जकाता के रूप में राजा लेता था। और जो चौथा था वो था खुम्स, जो हमने पढ़ा ही था। खुम्स लूट का धन, जो लूट का धन होता था उसका 1/5 पार्ट राजा को दिया जाता था और बाकी का बचा हुआ सेना के जो सेनापति थे वो आपस में बांट लेते थे। तो ये 4 टैक्स थे जो जिन्हें 33 टैक्सेस को खत्म कर 4 टैक्सों में खत्म कर दिया गया था। 4 टैक्सेस के ऊपर बंद किया था। वो 4 टैक्स इस प्रकार थे। चलिए, इसके बाद जो इन्होंने इम्पोर्टेंट और काम किए, इन्होंने भी कई डिपार्टमेंट, जैसे इनके भाई ने किए थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खोला था, वैसे इन्होंने एक डिपार्टमेंट था दारुल सिफा। दारुल सिफा, इन्होंने सरकारी अस्पतालों का निर्माण किया था। जितने भी बीमार लोग थे उनके लिए इन्होंने ये एक डिपार्टमेंट या एक सरकारी अस्पताल की सुविधा प्रोवाइड करवाई थी दारुल सिफा के नाम से। जो दूसरा डिपार्टमेंट था वो था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात में क्या होता था, जितने भी गरीब लोग थे, अनाथ बच्चे थे, महिलाएं थी, विधवा थी, उनके विवाह के लिए उनको खैरात दी जाती थी, उनको पैसा दिया जाता था। किसी प्रकार से उन लोगों के विवाह में जो अड़चन आती थी पैसे की वजह से, दहेज की वजह से, तो दीवाने खैरात से उनको पैसा दिया जाता था। अगर वहीं बात की जाए तीसरे डिपार्टमेंट की, दीवाने इस्तेखाक। दीवाने इस्तेखाक में क्या होता था कि इसमें पेंशन सिस्टम था। इन्होंने, ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने बूढ़ों को पेंशन दी थी। तो ध्यान रखेंगे, अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले पेंशन की व्यवस्था शुरू करने वाला राजा कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। उन्होंने ये एक डिपार्टमेंट ही बना डाला था बूढ़ों की पेंशन के लिए। अगर बात की जाए, एक चीज इन्होंने और बोली थी कि हर चीज में, जैसे इनके भाई ने हिंदुओं को सबसे ऊपर रखा था, इन्होंने हर डिपार्टमेंट में, हर जगह किसको तवज्जो दी, किसको बढ़ावा दिया, मुसलमानों को ही बढ़ावा दिया। हर जगह मुसलमानों को प्रेफरेंस दी जाती थी, जिसकी वजह से इन्हें कट्टर मुसलमान भी कहा जाता। अगर ये इस प्रकार की स्टेटमेंट्स ना देते कि कुरान के हिसाब से चलेगी, इस्लाम के हिसाब से चलेगा, या जो होगा सबको प्रेफरेंस मुसलमानों को पहले दी जाएगी, इस प्रकार की अगर इन्होंने अपने लाइफ में स्टेटमेंट्स नहीं दी होती तो क्या होता, अकबर से भी महान शासक होते, परंतु ये कट्टर मुसलमान थे। इस प्रकार की स्टेटमेंट्स की वजह से लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए। और एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है, इन्होंने रोजगार डिपार्टमेंट, लोगों को रोजगार देने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने, इनका एक डिपार्टमेंट था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान, ध्यान रखेंगे, इसके अंदर दासों का एक डिपार्टमेंट था। जो इनके दास थे उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया था इन्होंने। इस्लाम के प्रचार के लिए उन सभी दासों को लगा दिया था। इनके समय में 1,80,000 दास हुआ करते थे। तो सबसे ज्यादा जो संख्या थी दासों की, सबसे ज्यादा संख्या किसके समय में थी, फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी, बंदगान या दासों की थी। तो ध्यान रखेंगे। इसी के साथ फिरोज शाह तुगलक तो कंप्लीट हुआ। और अगर हम बात करें तुगलक का अंतिम शासक कौन था, ध्यान रखेंगे, तुगलक का अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद। ध्यान रखेंगे, इस नाम को भी पूछ लिया जाता है। तुगलक वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद था। ध्यान रखेंगे, तुगलक और खिलजीज के अंतिम शासक में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उनका नाम था नसरुद्दीन खुसरो शाह। जो हमने पढ़ा था खिलजीज के अंतिम शासक की बात करें तो उनका नाम था नसरुद्दीन खुसरो शाह। वहीं अगर तुगलक के अंतिम की बात करेंगे तो नसरुद्दीन महमूद नाम था। तो इसी के साथ तुगलक वंश आज हमारा कंप्लीट हो गया है। जो अब तक हमने पढ़ा है उसको पूरे ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड लाइक। चलिए, इससे पहले हम जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नसरुद्दीन महमूद के बारे में। अब जो ये नसरुद्दीन महमूद है, ये किसके अंतिम शासक थे, ये तुगलक वंश के, तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। तो ये अंतिम शासक किस तरीके से थे ये पढ़ते हैं। 1398 में तैमूर लंग के साथ पंजाब के गवर्नर थे खैजर खान। पंजाब के गवर्नर खैजर खान,
इन दोनों ने मिलकर एक युद्ध छेड़ दिया, किसके खिलाफ? नसरुद्दीन महमूद के खिलाफ। 1398 के इस युद्ध में तैमूरलंग विजयी रहा, तैमूरलंग विजयी रहा और नसरुद्दीन मोहम्मद हार गए। अब इस हार के बदले तैमूरलंग ने क्या कहा कि आपको, नसरुद्दीन महमूद से ये कहा कि आपको अपना सारा साम्राज्य, आपको अपनी दिल्ली की ये गद्दी किसके अधीन करनी होगी? पंजाब के गवर्नर खैजर खां के अधीन करनी होगी। आपको अपना शासन किसके अधीन करना होगा? पंजाब के गवर्नर के अंडर। अब 1398 से लेकर 1414 इन लास्ट समय तक 15-17 साल तक इन्होंने क्या किया? खैजर खां के अधीन रहकर ही दिल्ली में काम किया। सारे जितने भी कंट्रोलिंग चीजें थी, जितने भी पावर थी, वो सब किसके हाथ में थी? वो सभी चीजें खैजर खां के हाथ में थी और नसरुद्दीन मोहम्मद सिर्फ नाम मात्र का शासक रह गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ? 1414 में कंप्लीटली पूर्ण रूप से सैयद वंश को किसने स्टार्ट कर दिया? उसका फाउंडर कौन कहलाया गया? उसका फाउंडर कहलाया गया खैजर खां। तो आपको सैयद वंश में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि जो सैयद वंश के फाउंडर थे उनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनके फाउंडर कौन थे? खैजर खां। सैयद वंश के फाउंडर कौन थे? खैजर खां। इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1414 से लेकर 1450। इसी टाइम पीरियड में पूरा सैयद वंश के जो राजा थे उन्होंने राज किया था। इसके बाकी राजा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन फाउंडर है उसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए सैयद वंश के बारे में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लोधी वंश। लोधी वंश को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए 1450 से लेकर 1526, इतने समय तक इन्होंने क्या किया? राज किया। इसके बाद हमारे मुगल्स आ गए थे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सैयद वंश के बाद जब लोधी वंश आया तो उनका फाउंडर कौन था, उनका संस्थापक कौन था, उसकी नींव रखने वाले इंसान का नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम था बेलोन लोधी। ये ध्यान रखेंगे, लोधी वंश के संस्थापक का नाम आपसे पूछा गया तो बेलोन लोधी बिल्कुल कंप्लीटली करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कितने टाइम पीरियड के लिए राज किया? इन्होंने 1450 से लेके 89 तक इनका राज दिल्ली तक पे रहा है। दिल्ली की गद्दी पे इतने समय तक ये रहे हैं। अब अगर बात की जाए इनके कुछ इंपॉर्टेंट कामों की, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो दिल्ली में लोधी गार्डन है, दिल्ली के लोधी गार्डन का निर्माण लोधी वंश के संस्थापक बेलोन लोधी ने ही किया था। और ये बहुत ही दिलेर, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी थे। अपने साथ कोई भी अंगरक्षक नहीं रखते थे, कोई बॉडीगार्ड नहीं रखते थे। ये बहुत दिलेर और बहुत ही बलशाली इंसान थे। तो इसका भी चीज ध्यान में रखेंगे आप कि लोधी गार्डन का निर्माण बेलोन लोधी ने करवाया और ये बहुत ही शक्तिशाली थे। इन्होंने एक चीज और की थी, एक सोने के सिक्के चलाए थे जिन्हें बेलोनी सिक्के के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है बेलोनी सिक्का किसने चलाया? बेलोनी सिक्का चलाया था बेलोन लोधी ने। और ये अकबर के समय तक चला था। ये सिक्का सबसे लंबे समय तक चला था। अकबर के समय तक बेलोनी सिक्के चलते रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे बेलोनी सिक्के के निर्माता कौन थे? बेलोन लोधी ही थे। ध्यान रखेंगे इस चीज का। जैसे ही बेलोन लोधी की मृत्यु हुई, उनका बेटा सिकंदर लोधी जो है उन्होंने अपना शासन संभाल लिया। दिल्ली की गद्दी पे उनके बेटे सिकंदर लोधी आ बैठे और 1504 में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, एक शहर का निर्माण किया, एक शहर की स्थापना की। उस शहर का नाम क्या है? आगरा। हाँ जी, यूपी का एक शहर है आगरा। उसकी स्थापना किसने की? उसकी स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। कौन से सन में की थी? 1504 में इसकी स्थापना की थी और 1504 में ही उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। और सिकंदर लोधी की और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। उस चीज को क्या करेंगे हम? उस चीज को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है गुलरुखी। गुलरुखी कैसे है? गुलरुखी इनका निक नेम कह सकते हैं या कविताओं के नीचे लिखे जाने वाला नाम है। गुलरुखी अपनी हर कविताओं के नीचे ये इसी नाम से जाने जाते थे। तो जैसे ही कोई कविता लिखते थे तो उसके नीचे अपना नाम सिकंदर लोधी ना लिखकर गुलरुखी लिखते थे। तो ये पूरी दिल्ली सल्तनत में एकमात्र कवि थे जो क्या थे? कवि थे। पूरी दिल्ली सल्तनत में कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं था जो कवि था, जिसे कविताएं लिखने का शौक था। तो सिकंदर लोधी एकमात्र शासक थे, एकमात्र सुल्तान थे जो कविता लिखते थे। और इनका किस नाम से जाने जाते थे? गुलरुखी से। इस चीज को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। उसके साथ ही एक चीज ये है, शीतला माता मंदिर को इन्होंने तुड़वा दिया था। ये कट्टर मुसलमान थे, कट्टर शासक थे।
इन्होंने शीतला माता के मंदिर को तुड़वा दिया गया था और यमुना में नहाने पे प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने कहा था यमुना में नहाना कंप्लीटली बैन कर दिया था और शीतला माता की पूजा को भी बैन कर दिया था। इसी कारण ये एक कट्टर शासक कहलाए गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिकंदर लोदी ने आगरा का निर्माण किया और गुलरुखी के नाम से इनको जाना जाता है। शीतला माता मंदिर के ऊपर इन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिया था जाना और उनकी पूजा करना। यमुना में नहाना प्रतिबंध कर दिया था। अब हम बात करते हैं कि सिकंदर लोदी के बाद कौन से शासक आए। सिकंदर लोदी के बाद आए इब्राहिम लोदी। ये एक इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि ये अंतिम शासक थे दिल्ली सल्तनत के भी और लोदी वंश के भी। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन पे क्वेश्चन भी बनता है। तो इब्राहिम लोदी क्या थे? अंतिम शासक थे। अंतिम शासक किसके? लोदी वंश के थे और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक भी इब्राहिम लोदी ही थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मतलब अपना टाइम पीरियड में एक युद्ध किया था 1517 में। तो ये जो खतौली का युद्ध है इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। 1517 में एक युद्ध हुआ था खतौली का युद्ध, और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और राणा संगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। यही वो युद्ध है जहां से लोदी वंश का पतन शुरू हो गया था। तो ये दोनों के बीच में होता राणा संगा और इब्राहिम लोदी। और नतीजा क्या हुआ खतौली के युद्ध का? कि इब्राहिम लोदी हार गए और राणा संगा जीत गए। अब यहाँ जैसे ही राणा संगा की जीत हुई तो इब्राहिम लोदी को जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आगरा की ओर भागे। आगरा की ओर भागकर उन्होंने क्या किया? अब उन्हें इस हार का बहुत दुख था। अब जैसे ही ये इतनी बुरे तरीके से राणा संगा से हार गए थे, वहां जाके इन्होंने अपनी एक सेना तैयार की। सेना को तैयार किया और अपने आप में इन्हें घमंड आ गया, और घमंड आने के बाद इन्होंने अपने चाचा भाई इन सबको अपमानित करना शुरू कर दिया और घमंड में सभी का अपमान करना शुरू कर दिया। अब इस अपमान का बदला लिया किसने? दो इंपॉर्टेंट नाम है, ये ध्यान रखेंगे, दौलत खां और आदम खां। जो दौलत खां थे ये पंजाब के गवर्नर थे, ध्यान रखेंगे, पंजाब के गवर्नर थे ये दौलत खां। और ये जो आदम खां है ये इनके चाचा थे। किनके चाचा थे? इब्राहिम लोदी के चाचा थे आदम खां, और दौलत खां थे पंजाब के गवर्नर। इन दोनों ने क्या किया? जैसे ही इन्होंने अपने चाचा का अपमान किया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, दोनों ने मिलकर क्या किया? काबुल का एक शासक था, काबुल का एक शासक था जिसका नाम था बाबर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। आगे से इस चीज को दिमाग में बिठा लिए कि इन दोनों ने किससे कांटेक्ट किया, किससे मदद मांगी? बाबर से मदद मांगी कि तुम आओ एक बार भारत में आकर देखो, तुम हर साल लूटने आते हो, इस बार एक बार आओ और हमारे भाई को, हमारे भतीजे को, इसको हरा कर जाओ। तो जैसे ही दौलत खां और आदम खान ने आग्रह किया बाबर से कि एक बारी आप आइए और यहाँ आके लड़ाई लड़िए, हमें हमारा राज्य दिलवाने में मदद कीजिए। और अब बाबर आया 1526 में। जी हाँ, ध्यान रखेंगे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन और कौन थे? एक तरफ बाबर थे और एक तरफ थे इब्राहिम लोदी। जी हाँ, इस तरफ बाबर के साथ में कौन थे? दौलत खां और आदम खां थे, और इस तरफ अकेले इब्राहिम लोदी थे। बाबर के पास नई नई टेक्निक थी, तोपों की टेक्निक थी। 1526 में जब हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, इस प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई और जो इब्राहिम लोदी है इनकी हार हुई, और ये वहीं युद्ध स्थल में ही मर गए। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसकी युद्ध स्थल में मृत्यु हुई वो थे इब्राहिम लोदी। तो ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दो युद्ध थे, खतौली का युद्ध जिसमें इब्राहिम लोदी हारे थे राणा संगा से, और 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। एकमात्र शासक जो दिल्ली सल्तनत के थे और जिनकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी। चलिए, इसी के साथ आज का हमारा दिल्ली सल्तनत का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चंस को लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। जो हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी है उसमें क्या करेंगे? जो भी अब तक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश के संस्थापक का नाम। जल्दी से बताइए गुलाम वंश के संस्थापक का नाम क्या है? फटाफट से ऑप्शन दे देती हूं मैं आपको। ह्यूमर्स या फिर कुतुबुद्दीन
ऐबक। फटाफट से बताएं कि गुलाम वंश के शासक का नाम, संस्थापक का नाम बताइए क्या रहेगा। गुलाम वंश के संस्थापक का नाम रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल करेक्ट है आंसर, बी करेक्ट आंसर है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन है, दागो चेहरा प्रथा किसने शुरू की थी। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए ये एक्ट था जो दागो चेहरा एक्ट किसके द्वारा लगाया गया था। फटाफट से बताइए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो फटाफट से बताएं, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। दागो चेहरा प्रथा किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ब्राह्मणों पे जजिया कर किसने लगाया था। तो फटाफट से बताइए उस शासक का नाम जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, और ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक। तो फटाफट से बताइए फिरोज शाह तुगलक आएगा या सिकंदर लोदी, क्या रहेगा करेक्ट आंसर, जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने करवाया था। कौन से राजा हैं जिन्होंने सबसे पहला सुल्तान जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया। बिल्कुल जल्दी से आंसर बताइए क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से, सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाने वाले राजा का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, जी हाँ करेक्ट रहेगा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इब्न बतूता किसके समय भारत आया। फटाफट से बताइए, जो इब्न बतूता हैं मोरक्को के जो यात्री थे, मोरक्को के यात्री थे, वो भारत में किसके समय आए थे। फटाफट से बताइए, दो ऑप्शन दे रही हूँ, फिरोज शाह तुगलक, FST या MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। फटाफट से दोनों में से ऑप्शन ए या ऑप्शन बी क्या रहेगा करेक्ट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे। कौन, इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था फाउंडर जिन्होंने सैयद वंश का निर्माण किया था। संस्थापक का नाम पूछा है आपसे। फटाफट से बताइए क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर रहेगा खैजर खां। खैजर खां बिल्कुल करेक्ट है, पंजाब के गवर्नर थे ये उस समय, पंजाब के गवर्नर थे जो खैजर खां, उन्होंने सैयद वंश का निर्माण किया था। अब चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है, एकमात्र कवि, उस कवि या सुल्तान का नाम बताइए जिन्होंने गुलरुखी शीर्षक के नाम से कविताएं लिखी हैं। तो वो कौन से सुल्तान थे जो गुलरुखी शीर्षक का इस्तेमाल करते थे। फटाफट से बताइए, एकमात्र कवि थे ये दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने कविताएं लिखी थी। फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या रहेगा इसका आंसर। फिरोज शाह तुगलक करेक्ट आंसर है या फिर सिकंदर लोधी। जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं आप मुझे, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोधी। जी हाँ, सिकंदर लोधी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने सिकंदर लोधी दिया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सिकंदर लोधी थे जिन्होंने अपनी हर कविता के नीचे गुलरुखी शीर्षक लिखते थे जो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुर्केन चहलगानी। तुर्के चहलगानी की व्यवस्था कौन से राजा के द्वारा शुरू की गई थी। फटाफट से बताएं किन्होंने शुरू की थी तुर्के चहलगानी, बलबन या इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर बताएं, बलबन या इल्तुतमिश। ऑप्शन दे दिए हैं मैंने आपको, ए या बी, जल्दी से फटाफट ऑप्शन दे दिए हैं, जल्दी से फटाफट से बताएं ए या बी करेक्ट आंसर, बलबन रहेगा या इल्तुतमिश। जी हाँ, तुर्की चहलगानी स्टार्ट करने वाले जो राजा थे उनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 8th का आंसर बी बिल्कुल रहेगा करेक्ट। अब आपके सामने 9th क्वेश्चन है, सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसने से शुरू की थी। जो सिजदा और पैबोस की जो प्रथा थी जिसमें झुककर सलाम करना होता था और पैरों को चूमना होता था, वो जो प्रथा है वो कौन से राजा के समय शुरू की गई थी। फटाफट से बिना ऑप्शन के करेक्ट आंसर बताइए क्या रहेगा। सिजदा और पैबोस का करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बलबन बिल्कुल करेक्ट है, बलबन इज द राइट आंसर।
इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा बलबन। जी हाँ। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा दासों की संख्या किसके समय में थी? तो बताइए कौन सा राजा था जिसके समय में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 के आसपास थी? हिंट आपको दे दिए, जल्दी से बताइए क्या रहेगा करेक्ट आंसर। जी हाँ, फटाफट से बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इब्राहिम लोदी रहेगा या फिर फिरोज शाह तुगलक रहेगा? जल्दी से बताइए, फिरोज शाह तुगलक रहेगा या इब्राहिम लोदी? जी हाँ, FST फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्होंने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर जैसे शहरों का भी निर्माण किया है, उनकी स्थापना भी इन्होंने ही की है। फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल करेक्ट है। इनके समय में दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने किया? आपसे यही पूछा गया है, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण। आपसे ये नहीं पूछा है कि सबसे पहले किसने करवाया था। क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कौन से सुल्तान ने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर भी FST यही रहेगा, फिरोज शाह तुगलक ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिरोज शाह तुगलक के समय में ही दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी और इन्हीं के समय पे सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण हुआ था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया है, एकमात्र मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो जल्दी से बताइए कौन सी थी वो एकमात्र महिला शासक, मुस्लिम महिला शासक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे राज किया है? करेक्ट आंसर बताइए। जी हाँ, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने मात्र 4 वर्ष तक ही राज किया था और कैथल में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो करेक्ट आंसर रहेगा रजिया सुल्तान। 14th क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे पूछा गया अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो इसके लिए मैंने आपको हिंट दिया था, ऐसे अमीर और ऐसे ही कौन से राजा का नाम? फटाफट से बताइए, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? जी हाँ, करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे कौन? अमीर खुसरो। और 15th और लास्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान किसके समय भारत आए थे? भारत के पास से गुजर गए थे, ये बताइए किसके समय भारत के पास से गुजरे थे चंगेज खान? जल्दी से बताइए, ऑप्शन दे देती हूं मैं, बलबन या फिर ऑप्शन बी है इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं कमेंट्स में, मेरे को जल्दी से बताएं कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, बलबन या इल्तुतमिश? जी हाँ, चंगेज खान इल्तुतमिश के समय भारत के समीप से होकर गुजरे थे। तो 15th का आंसर रहेगा बी, इल्तुतमिश बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है और आपको जो कैसा लगा ये टॉपिक, ये मेरे को जरूर बताएं। और जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट कहा जाएगा वो दिल्ली सल्तनत है। काफी बार हम देखते हैं क्वेश्चन SSC हो, रेलवे हो या बैंक हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिक है इस क्वेश्चन की आपके सामने लिखी हुई, इसको ध्यान से देखिए, गुल खिले तो सलाम। तो हम दोबारा से रिपीट कर रहे हूँ, गुल खिले तो सलाम। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली सल्तनत पे अलग अलग राजा थे जिन्होंने अपना इनके ऊपर राज्य स्थापना की थी। तो गुल से हमारा क्या है, गुलाम वंश को की डिनोट कर रहा है, खिले से खिलजी वंश को, तो से तुगलक, से सैयद और ला से लोधी वंश। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि गुलाम वंश जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेके 1290 तक रहा है, लगभग 84 वर्ष तक गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत में राज किया। वहीं अगर हम बात करें खिलजीज की, तो खिलजीज ने 1290 से लेके 1320 लगभग 30 वर्ष तक इन्होंने दिल्ली को गुलाम बना के रखा। अगर इसके बाद की बात करें तो तुगलक आए और तुगलक ने 1320 से लेकर 1414 तक 94 वर्ष, सबसे लंबा टाइम पीरियड तक दिल्ली पे जिन्होंने राज किया है वो है तुगलक। इसके बाद अगर बात की जाए सैयद की, तो 36 वर्ष 1414 से लेकर 1450 तक इन्होंने दिल्ली को गुलाम बना के रखा। इसके बाद अंतिम जो डायनेस्टी है लोधी, अंतिम के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट भी है लोधी डायनेस्टी, क्योंकि इसके बाद हमारे जो दिल्ली में है मुगलों का शासन आ गया था। तो 1450 से लेकर 1526 तक, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ 76 वर्षों तक लोधीज ने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया। तो यहाँ जो अभी तक हमने ये गुल खिले तो सलाम पढ़ा है, इससे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इन्हें अरेंज कीजिए, सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि किस सीक्वेंस में है, गुलाम पहले आए, खिलजीज पहले आए, तुगलक पहले आए। तो आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि गुल खिले तो सलाम अगर आपके माइंड में है तो आप उनको अरेंज कर सकते हैं कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई थी और सबसे अंतिम डायनेस्टी कौन सी हुई। सेकेंड क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि सबसे कम समय के लिए कौन थे जिन्होंने दिल्ली को गुलाम बना के रखा। तो खिलजीज थे जिन्होंने सिर्फ 30 वर्षों तक दिल्ली पर राज किया था,
तो खिलजीज वो थे, वो डायनेस्टी थी जो सबसे कम समय तक दिल्ली पे अपना कब्जा रख पाई थी। वहीं अगर सबसे लंबे समय की बात की जाए तो तुगलक थे। 94 वर्षों तक दिल्ली को जिन्होंने गुलाम बनाया, जिन्होंने दिल्ली पे राज किया, वो थे तुगलक। 3 क्वेश्चन डायरेक्टली इस ट्रिक से आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें सभी डायनेस्टीज को पढ़ने से पहले, सबसे पहले हम गुलाम डायनेस्टी को पढ़ेंगे, जो सबसे पहली डायनेस्टी है 1206 से लेकर 1290। तो इसमें अगर हम बात की जाए कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले शुरुआत की जाएगी फाउंडर से, कि गुलाम वंश का फाउंडर कौन था, इसकी नींव किसने रखी, इसकी स्थापना किसने की। तो जो फाउंडर है गुलाम वंश के वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिन्होंने, यहाँ मैं लिख देती हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिन्होंने नींव रखी थी। तो इन्हें रियल फाउंडर नहीं कहा जाता क्योंकि इन्होंने अपने आप को सुल्तान कभी घोषित ही नहीं किया। इन्होंने कहा कि मैं अभी भी गुलाम वंश मैं स्थापित जरूर कर रहा हूँ, परंतु मैं अपने आप को एक सुल्तान की उपाधि नहीं दे रहा। इन्होंने अपने आप को सुल्तान कभी नहीं माना। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आती है ये चीज आपके सामने जो है, ये वो उपाधियां हैं जो इन्होंने अपने आप को दी, जो लोगों ने इन्हें दी। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है वह कौन सा राजा है जिसे लाख बख्श कहा जाता है, या हातिम द्वितीय की उपाधि किसे दी जाती है, सिपह सलार की उपाधि किसे दी जाती है। तो ये तीनों ही नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ये चीज है इसमें यही याद रखना है कि लाख बख्श किसे कहा गया है, हातिम द्वितीय किसे कहा गया है, रियल फाउंडर कौन है कुतुबुद्दीन ऐबक का। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उन्होंने कुछ इमारतें बनाई थी अपने शासनकाल में। उनके शासनकाल में जो इम्पोर्टेंट इमारतें बनी थी वो थी कुतुब मीनार, जो दिल्ली में है, आप सभी को पता होगा कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार के साथ ही एक है 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में है इमारत। ये दोनों ही इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी अपने शासन के समय। अगर अब बात की जाए कुतुब मीनार की, तो ऐसा तो है नहीं कि इनके ही शासनकाल में ये कंप्लीट हो गई थी। इनकी नींव किसने रखी थी, जो कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी थी ऐबक ने। परंतु उसके अंदर हमारे 5 बिल्डिंग है, 5 मंजिलें हैं, 5 इमारतें हैं जिन्हें बनाने के लिए इन्होंने तो नींव रख दी। उसके बाद जो 4 मंजिल बनाई गई थी वो इल्तुतमिश, जो इनके दामाद थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद जो थे इल्तुतमिश, उनके द्वारा 4 मंजिल बनाई गई। और वहीं जो आखिरी और 5वीं मंजिल है उसकी बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने ये 5वीं मंजिल कंप्लीट करवाई थी। जो कंप्लीट की गई थी कुतुब मीनार को, वो किसके द्वारा करवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और अगर बात की जाए सिकंदर लोदी की, इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है इस चीज में, वो है मरम्मत। इन्होंने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी 2 इमारतें हैं जिनके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने पढ़ा है, इसकी नींव किसने रखी, इसकी मंजिल किसने बनवाई। ये चीज कई बार पूछ ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और नोट कर लीजिए, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। इनकी मृत्यु 1210 में हो गई थी लाहौर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि वह कौन सा राजा है जिसकी पोलो खेलते समय, पोलो या चौगान, जिसे आप इंग्लिश में पोलो कहते हैं, उन्हें हिंदी या मुगली भाषा में चौगान कहा जाता है। चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी, घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु लाहौर में 1210 में हो गई थी। तो इसी के साथ इनके आगे जो वंश है बढ़ता है और इल्तुतमिश जो इनके दामाद हैं उनके पास ये राज चला जाता है। चलिए अब इल्तुतमिश पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। चलिए अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की, जो अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनके दामाद ने उनका स्थान ले लिया। अब बात कर रहे हैं इल्तुतमिश के राज्य की। 1211 से लेकर 1236 तक इन्होंने दिल्ली पे राज किया। इन्होंने अपने आप को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित किया। वहीं हमने जहाँ बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिन्होंने अपने आप को कभी सुल्तान घोषित नहीं किया था, उन्होंने अपने आप को एक गुलाम ही बोला था। तो इन्होंने अपने आप को पहला सुल्तान घोषित किया कि पहले सुल्तान थे दिल्ली के। अगर बात करें रियल फाउंडर की, वो भी इन्होंने अपने आप को घोषित किया, क्योंकि वो फाउंडर जरूर थे मगर उन्होंने अपने आप को कभी सुल्तान घोषित नहीं किया, इस वजह से ये रियल फाउंडर भी कहलाए जाते हैं। अब इन्होंने जो अपने कार्य में जो सबसे पहला काम किया, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ये राजा बने गद्दी पे बैठे तो सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने अपनी राजधानी जो इनकी कैपिटल थी वो लाहौर से कहाँ कर दी, दिल्ली ट्रांसफर कर दी। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ से, लाहौर से दिल्ली। सबसे पहला कार्य का यही किया इन्होंने अपने कार्यकाल में। और जो इनके बारे में अगर और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपके सामने लिखी हुई है मैंने, कि कॉइन्स चलाए इन्होंने। कौन से, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स चलाए थे, जिन्हें टंका और जीतल के नाम से जाना जाता है।
जो हमारे सिल्वर और तांबे के जो सिक्के चलाए गए थे वो किनके द्वारा चलाए गए थे? इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे और इन्हें टंका और जिटल का नाम दिया गया था। तो क्वेश्चन काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाकर देखेंगे तो मिलेगा कि जिटल और टंका किसके द्वारा चलाए गए सिक्के हैं, तो वो इल्तुतमिश को आप बिल्कुल टिक कर देंगे और वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। अगर बात की जाए चंगेज खान की, जो मंगोलिया के राजा थे, मंगोलिया देश के राजा थे, बहुत ही हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है चंगेज खान। वो भी किसके समय में आए थे? उनका जो भारत में आगमन हुआ था, चंगेज खान का जो भारत में आना हुआ था, वो किसके समय हुआ था? इल्तुतमिश के समय में। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि चंगेज खान इल्तुतमिश के समय भारत आया था। अगर बात की जाए, ये बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, बहुत ही ये न्याय के प्रति बहुत ज्यादा मतलब इन्होंने इतना काम किया है न्याय के ऊपर कि इन्होंने जो यमुना है, यमुना में इन्होंने एक चेन लगवाई थी, चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की एक चैन लगाई थी, जिसे किसी भी अन्याय की अगर जरूरत पड़ती थी तो वो घंटी वहां से बजाता था, सीधा राजा को पता लग जाता था कि कोई किसी को मेरी जरूरत है। तो बहुत न्याय को लेकर बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे ये चीज भी आप सभी ध्यान रखेंगे। जो इनकी दो इम्पोर्टेंट व्यवस्थाएं हैं वो आप सभी को ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि दल चालीसा या तुर्के चहलगामी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो हिस्ट्री में आप इस चीज को बिल्कुल ना भूलें कि दल चालीसा और तुर्के चहलगामी किसके द्वारा चलाई गई व्यवस्थाएं हैं? वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई व्यवस्थाएं। अब पूछेंगे कि दल चालीसा में होता क्या है? एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है 40 लोगों का, 40 मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल, कैबिनेट बनाया जाता है, जो कि सलाह देते हैं किसे? राजा को किसी भी प्रकार की सलाह चाहिए तो इस दल चालीसा से वो अपनी सलाह लेता था। और इस जो 40 मंत्री का कैबिनेट का मंत्रिमंडल था उसे दल चालीसा या तुर्के चहलगामी के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में। वहीं अगर बात करें इक्ता व्यवस्था की, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई। इक्ता व्यवस्था में क्या होता है कि इक्ता व्यवस्था में आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि इसमें एक पार्ट ऑफ लैंड, जमीन का एक हिस्सा राजा को दिया जाता था। जैसे ही कोई विक्ट्री करके आता था राजा तो उसको लैंड का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था, इनाम के तौर पे लगा लीजिए। तो पार्ट ऑफ लैंड किसको दिया जाता था? राजा को। वो कौन सी व्यवस्था के अंदर था? इक्ता व्यवस्था। तो ये चीज याद रखेंगे कि रियल फाउंडर कौन था, इन्होंने लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी ट्रांसफर की, टंका और जिटल किसने चलाए, चंगेज खान किसके समय में आया, यमुना के किनारे किसने चेन बनवाई, या दल चालीसा का जिक्र किया जाए, इक्ता व्यवस्था का जिक्र किया जाए, तो आप बिना सोचे समझे किसके साथ जाएंगे? इल्तुतमिश के साथ जाएंगे। वहीं जो इनके लास्ट की जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ग्वालियर पे जीत लेकर आए थे। जैसे इन्होंने ग्वालियर को जीता था, विक्ट्री करके आए थे ग्वालियर पे, इनका कोई पुत्र नहीं था। वहीं इन्होंने जैसे ग्वालियर को जीता और इन्होंने एक घोषणा कर दी कि मेरा अगला उत्तराधिकारी मेरी पुत्री होगी। इनकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो ये नाम लिखा गया है, रजिया सुल्तान इनकी पुत्री थी, जिन्होंने बाद में गद्दी संभाली। इनका पुत्र न होने के कारण इन्होंने अपनी पुत्री को ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उस समय काफी कट्टर मुसलमान थे, काफी धार्मिक जो पंथी के लोग थे, उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया कि एक महिला हम पे शासन करेगी। परंतु उस समय राजा जिंदा थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि राजा के सामने किसी की बोलती ही नहीं खुलती थी। परंतु जैसे ही 1236 में राजा की मृत्यु हुई और रजिया ने गद्दी पे बैठा तो बिल्कुल तख्ता पलट हो गया। एकदम से क्या हुआ कि रजिया जैसे ही गद्दी पे बैठी, ये नकाब पहनकर नहीं आती थी, कट्टर मुसलमानों को ये बिल्कुल नहीं पसंद आया। उन्हें था कि एक महिला हमें कैसे चला सकती है। परंतु कुछ लोग थे जो इनके सपोर्ट में भी थे, बट ये केवल 4 वर्ष तक राज कर पाई। उसका कारण यही था कि ये पहली मुस्लिम महिला शासक तो थी ही, परंतु ये बिल्कुल आदमी की तरह वेशभूषा में आती थी दरबार में, जिसके कारण काफी लोग इनके विरोध में खड़े हो गए थे। तो क्वेश्चन हिस्ट्री में ये पूछा जा सकता है आपसे कि फर्स्ट मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। इन्होंने 4 वर्षों तक ही राज किया दिल्ली पे और उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। कैथल हरियाणा में इनकी हत्या कर दी गई थी 1240 में। वहीं रजिया का खात्मा हो गया। रजिया के बाद जो ये कट्टर मुसलमान थे, धार्मिक लोग थे, धार्मिक पंथी के जो लोग थे, इन्होंने कई छोटे छोटे राजाओं को गद्दी पे बिठाना चाहा, परंतु कोई भी राजा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जिसे हम पढ़ेंगे वो है बलबन। बलबन एक इम्पोर्टेंट नाम है हिस्ट्री में, गुलाम वंश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है, तो बलबन को पढ़ेंगे। चलिए अब बलबन पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बलबन को पढ़ना। बलबन जो थे वो 1266 से लेकर 1286 तक इन्होंने 20 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो इन्होंने क्या किया, आते ही सबसे पहले तो जो इन्होंने कमाल की बात की वो ये थी कि इन्होंने जिले लाए।
अपने आप को बोल दिया कि मैं जिले लाई हूँ, शैडो ऑफ गॉड, अपने आप को भगवान की एक छाया बता दिया, खुद ने ही खुद को जिले लाई घोषित कर दिया। उसके बाद अगर बात की जाए सिजदा और पैबोस, एक व्यवस्था थी सिजदा और पैबोस, इनसे इनके दरबार में कोई डायरेक्ट नहीं मिल सकता था। क्या होता था इनके दरबार में, अगर इनसे किन्हीं मिलना है सिजदा और पैबोस करना होगा। क्या होता था सिजदा पैबोस में, आना होता था, झुकना होता था, झुक के सलाम करना होता था और उसके बाद उनके पैरों को चूमना होता था। अगर कोई ये कार्य करेगा तभी उसके बाद वो मिल सकता था, डायरेक्ट इनके दरबार में कोई मिल ही नहीं सकता था इनसे। उसके बाद अगर बात की जाए तो थोड़ा अलग मिजाज के, अलग ही पर्सनैलिटी थी। इनके दरबार में हंसना भी मना था, अगर कोई भी हंस देता था इनके दरबार में तो उसी टाइम उन्हें पनिश कर देते थे, कोई ना कोई पनिशमेंट या सजा उस समय में दे दी जाती थी। इसके बाद अगर बात की जाए आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसके समय की है, तो आप किसके साथ जाएंगे, बलबन के साथ जाएंगे। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी में क्या होता था, अगर इनका किसी ने विरोध कर दिया, राज्य में किसी ने भी इनका विरोधी थे जो वो इनकी विरोध कर देते थे, इनके खिलाफ साजिश रच देते थे, तो उस विरोधी की तो हत्या करवा ही दी जाती थी, उसके साथ उनकी पूरी फैमिली को मरवा दिया जाता था। तो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसके द्वारा चलाई गई, बलबन के द्वारा चलाई गई। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सिजदा और पैबोस एंड आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। अगर बात की जाए नौरोज के त्योहार की, जैसे हमारे यहाँ होली होता है उसी तरीके नौरोज होता था जिसमें रंगों से खेलते थे। इस त्योहार की शुरुआत किसने की थी, इस त्योहार की शुरुआत की थी बलबन ने। अगर बात की जाए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अमीर खुसरो, सभी ने नाम सुना होगा, जिन्हें हम तोताए हिंद के नाम से भी जानते हैं। ये चीज जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है तोताए हिंद किस कवि को कहा जाता था, तो अमीर खुसरो को कहा जाता था। तो जो अमीर खुसरो थे दिल्ली सल्तनत किसके समय में आए थे, जैसे चंगेज खां इल्तुतमिश के समय आया था, वैसे ही अमीर खुसरो बलबन के समय दिल्ली सल्तनत में आए थे। अगर बात की जाए अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबार में कवि थे, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे अमीर, ऐसे अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखेंगे, उनके दरबार के कवि थे ये, और दिल्ली सल्तनत आए थे बलबन के समय में। इनकी काफी किताबें हैं, पूछ ली जाती हैं, लैला मजनू किसके द्वारा लिखी है, खजियान उल फतूह किसके द्वारा लिखी गई है, या तारीख अलाई किसके द्वारा लिखी है। ये तीनों ही किताबें किसके द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। और अमीर खुसरो के बारे में एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इन्होंने कवाली, तबला, सितार, इनका शुरुआत किसने की, इन्होंने, अमीर खुसरो ये जिन्होंने इनका इन्वेंशन किया। इनकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, अमीर खुसरो। इन्हें तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। कवाली, तबला और सितार के जो फाउंडर हैं वो यही हैं। और अगर बात की जाए इनकी किताबों की, मैं मैंने आपको बता दी है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ ही बस लास्ट चीज जो है हम गुलाम वंश में पढ़ने वाले हैं वो ये है कि अंतिम शासक कौन है गुलाम वंश का। तो जो अंतिम शासक है गुलाम वंश का, उनका नाम है क्यूमर्स। ध्यान रखेंगे, क्यूमर्स। पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक है क्यूमर्स। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो ये हमने आज गुलाम वंश पूरा आपके सामने पढ़ा है। इसमें से जो भी क्वेश्चंस अगर आज तक आए हैं उनको आप करके देखिए, कोई क्वेश्चन नहीं होता है फिर मेरे से पूछिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको फिर से हम रिपीट कर देंगे। कल हम खिलजीज को पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, थैंक यू।